Hello everyone, welcome to BioBoost. Today we will discuss some molecular biology techniques, जिसमें से पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। हम इसमें देखेंगे कि किस मैक्रोमोलिक्यूल का सेपरेशन होता है, लैब्स में कैसे यूज़ की जाती हैं टेक्निक्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट और कौन से क्या प्रोसीजर होता है इन सब टेक्निक्स का अगर आप इन विट्रो लैब के अंदर इनको परफॉर्म करेंगे। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि ब्लॉटिंग होता क्या है। तो ब्लॉट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन को ट्रांसफ़र करने के लिए और सेपरेट करने के लिए। इसमें जो यूज़ होता है वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीन्स एक जेल के मीडियम पे ये तीनों मैक्रोमोलिक्यूल सेपरेट किए जाते हैं अलग अलग प्रोसीजर से। सेपरेट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मीन्स इसका प्रिंसिपल ये होता है कि एक स्पेसिफिक हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोबूस्ट। टुडे वी विल डिस्कस सम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, जिसमें से पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। हम इसमें देखेंगे कि किस मैक्रोमोलिक्यूल का सेपरेशन होता है, लैब्स में कैसे यूज़ की जाती हैं टेक्निक्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट और कौन से क्या प्रोसीजर होता है इन सब टेक्निक्स का अगर आप इन विट्रो लैब के अंदर इनको परफॉर्म करेंगे। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि ब्लॉटिंग होता क्या है। तो ब्लॉट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन को ट्रांसफ़र करने के लिए और सेपरेट करने के लिए। इसमें जो यूज़ होता है वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीन्स एक जेल के मीडियम पे ये तीनों तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम इम्यूनो ब्लॉटिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम इस केस में प्रोटीन्स को सेपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिक्सचर में की जाती है। मींस एक स्पेसिफिक प्रोटीन हमें फाइंड करना होता है एक मिक्सचर में से। इस प्रोसीजर में हम सबसे पहले ये स्टेप्स रहते हैं जिनको फॉलो करते हैं। पहले सैंपल प्रिपेयर करेंगे, फिर जेल के ऊपर उसको रन करेंगे, फिर प्रोटीन को ट्रांसफ़र करेंगे। किस पे ट्रांसफ़र करेंगे वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर प्रोटीन को स्टेन करेंगे ताकि डिटेक्शन हो पाए, फिर ब्लॉक करेंगे, फिर वॉश करेंगे और डिटेक्शन होगा। तैयार करने के लिए सबसे पहले सिंगल सेल्स लिए जाते हैं या फिर होल टिश्यूज़ लिए जाते हैं और ये प्रोटीन्स सिक्रीट होते हैं इन विट्रो मीन्स लैब के अंदर। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल, आउटसाइड ऑफ लिविंग टिश्यूज़ हम प्रोटीन्स को सिक्रीट करवाते हैं। अब सेल्स को वॉश किया जाता है और उन्हें लाइस किया जाता है, मीन्स ब्रेक किया जाता है उनका सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन्स निकालने के लिए। और ये सब सारा प्रोसीजर होता है आइस पे। आइस पे क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। और जब ये लाइस होता है तो प्रोटीन, जो टारगेट प्रोटीन है, वो रिलीज़ हो जाता है सेल के अंदर से। अब ये हमने प्रोसीजर आइस पे क्यों किया? क्योंकि आइस पे करने से प्रोटियोलाइसिस मींस प्रोटीन का ब्रेकडाउन मिनिमाइज होता है, डीफॉस्फोराइलेशन होता है और डीनेचुरेशन होता है। मींस प्रोटीन्स को डैमेज किए बिना हमें ये प्रोटीन्स को सिक्रीट करवाना है सेल्स के अंदर से। तो आइस क्या करता है? मिनिमाइज़ करता है इन तीनों प्रोसेस को। प्रोटीन के डीनेचर होने से बचाता है, उनके ब्रेकडाउन होने से बचाता है और उनके फॉस्फोराइलेशन होने से बचाता है। तो हमें ये सारे प्रोसीजर, ये तीनों प्रोसेसेस वो मिनिमाइज़ करता है, इसलिए हम आइस का यूज़ करते हैं। साथ में हम ऐड करते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स। इनका क्या काम होता है? जब हम प्रोटीएज इनहिबिटर्स ऐड करेंगे सैंपल में तो वो अनकंट्रोल्ड प्रोटीन लॉसेस को अवॉइड करता है। मींस प्रोटीएज नाम से पता चल रहा है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले वो इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं ताकि प्रोटीन का लॉस ना हो सके। और डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, सॉल्ट्स, बफर यूज़ किए जाते हैं ताकि सेल लाइस हो सके। मींस हमें सेल को तो करना है ब्रेक और प्रोटीन्स को ब्रेक होने से बचाना है। तो डिटर्जेंट्स का काम होता है सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना, उसे लाइस करना, और प्रोटीज इनहिबिटर्स का काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन होने से बचाना। तो ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है सैंपल बफर में जो हम ऐड करते हैं आफ्टर वी गेट सेल्स फ्रॉम द होल टिश्यू और अ सिंगल सेल। नेक्स्ट स्टेप था वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार हमें सेल्स मिल चुके हैं, अब इन सेल में से जब हमने प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो इस प्रोटीन को हम रन करते हैं जेल पे, क्योंकि अब हमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए एक मिक्सचर में से। मींस वो जो मिक्सचर निकला है लाइसेट का, उसमें से हमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन ही चाहिए। तो ये हम उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ही उसे सेपरेट कर पाएंगे।
तो इसीलिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम STS का यूज़ करते हैं। ये STS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। STS का इसमें क्या रोल होगा वो भी हम देखेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो रोल होता है उसका प्रिंसिपल मेन ये है कि वो प्रोटीन्स को उनके इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटीज़ के बेसिस पर उसको सेपरेट करता है, डिफरेंट प्रोटीन्स को। ये तो है स्पेसिफिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल। अब जेल प्रिपेयर करने के लिए 2 टाइप के जेल यूज़ होते हैं इसमें। जब हमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए होता है तो हम उसे मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं, तो इसमें हम 2 टाइप के जेल यूज़ करते हैं। और जेल प्रिपेयर करने के लिए जो मेन सॉल्यूट है वो हम यूज़ करते हैं एक्रिलामाइड का। अब एक्रिलामाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिटरमाइन करता है कि पोर की क्या साइज़ होगी ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड जेल पे। मीन्स अगर पोर्स की साइज़ बड़ी होगी तो उसमें प्रोटीन इजीली रन डाउन हो जाएगा और हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक्रिलामाइड नाम का जो सॉल्यूट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ता है ताकि पोर्स की जो साइज़ है जेल के अंदर वो मिनिमाइज, वो छोटी हो सके, ताकि जो छोटे वाले प्रोटीन्स हैं उनको भी हम इजीली सेपरेटेड देख सकें जेल पे। तो 2 टाइप के जेल बनते हैं, एक होता है स्टैकिंग जेल और दूसरा होता है रिजॉल्विंग जेल। स्टैकिंग जेल जो रहता है उसका एक्रिलामाइड लेवल जो रहता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो लो होता है, 5% ही होता है, और इसके जो पोर साइज़ है वो भी बड़े होते हैं। और प्रोटीन्स हैव मोर सेम स्पीड, मीन्स हियर प्रोटीन्स मूव एट अ सिमिलर स्पीड। यहाँ पे प्रोटीन सिमिलर स्पीड में रन करेंगे क्योंकि पोर्स की जो साइज़ है जेल में वो बड़ी है, इजीली प्रोटीन्स मूव हो सकते हैं। रिजॉल्विंग जेल नाम से पता चल रहा है रिजॉल्व करेगा, मीन्स रिजॉल्व करने का मतलब प्रोटीन्स को सेपरेट करेगा उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक्रिलामाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा हाई होता है, 10 to 15% होता है, और जो पोर्स की साइज़ होती है वो भी स्मॉल होती है। अब प्रोटीन्स जो छोटे वाले प्रोटीन्स हैं वो भी मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो सके हैं, रिजॉल्व हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो प्रोसेस रहता है इसमें ये रहता है कि हम एक ग्लास का प्लेट्स रहती हैं, उनके बीच में ये जेल पोर आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो जेल पोर करते हैं वो करते हैं हम रिजॉल्विंग जेल, मींस ग्लास की जो प्लेट्स रहती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में उसमें सबसे पहले पोर करते हैं रिजॉल्विंग जेल। फिर उस जेल के ऊपर हम पोर करते हैं वाटर, ताकि फ्लैट सरफेस बन सके, बबल्स ना आए जेल के अंदर, क्योंकि बबल्स आएंगे तो वो एग्जैक्ट डिटेल नहीं बताएगा सेपरेशन की। फिर अब इसे हम पॉलीमराइज होने के लिए छोड़ देंगे इस स्टैकिंग रिजॉल्विंग जेल को 20 मिनट्स तक। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 20 मिनट्स बाद स्टैकिंग जेल। स्टैकिंग जेल इसके ऊपर डालते ही हम इसमें इंसर्ट करते हैं कॉम्ब। कॉम्ब बनाता है वेल्स, जिसके अंदर हम पोर करते हैं अपने सेल का लाइसेट, जिसमें हम प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। वो सॉल्यूशन डालने के लिए कॉम्ब यूज़ करते हैं और इसको लीव कर देते हैं 20 मिनट्स के लिए, ताकि ये। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था सैम्पल प्रिपरेशन। सैम्पल प्रिपरेशन में क्या करते हैं कि हम सेल लाइसेट लेते हैं, सेल को लेते हैं और उसे ट्रांसफ़र करते हैं एक सैम्पल बफर में। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था सैम्पल प्रिपरेशन। सैम्पल प्रिप में जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस देखा था उसी के अंदर सैम्पल बफर हम प्रिपेयर करते हैं। ये सैंपल होता है प्रोटीन का जो बॉयल किया जाता है, जो सेल से हमने निकाला था लाइसेट उसको हम बॉयल करते हैं सैंपल बफर के साथ में 95 डिग्री पे फॉर 5 मिनट्स। इस सैंपल बफर में क्या होता है, ये 4 चीज़ें होती हैं। बी मरकैप होता है, STS होता है, ग्लिसरॉल होता है और ब्रोमोफिनॉल ब्लू होती है। अब इनके रोल्स क्या होते हैं। बी मरकैप्टो इथेनॉल का रोल होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करना। मींस हमें पता है जब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर में फोल्डेड रहता है। अब फोल्ड होने के कारण उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इसके टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए होते हैं। अब इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ताकि प्रोटीन आ सके अपनी प्राइमरी स्टेट के अंदर, जब प्राइमरी स्टेट के अंदर, तो इसके लिए डाइसल्फाइड्स को ब्रेक करने के लिए ये होता है बी मरकैप, जो ब्रेक करता है इन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को और फ्री करता है इसे टर्शरी स्ट्रक्चर से। फिर नेक्स्ट होता है
एस क्या करता है, प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है। मींस बी मरकैप तो रिड्यूस करेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को, और एस डिटर्जेंट है तो ये डिस्टर्ब करता है स्ट्रक्चर को और एक नेगेटिव चार्ज अप्लाई करता है ताकि सारे जो प्रोटीन्स हैं वो मूव करें एनोड की तरफ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज। सब पे एक स्टेबल नेगेटिव चार्ज अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या करता है, ये सैंपल्स को सिंक करने में हेल्प करता है ताकि सैंपल इजीली वेल के अंदर सिंक हो जाए। ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो डाई होती है वो हेल्प करती है विजुलाइज करने के लिए सैंपल्स को लास्ट में। तो ये था सैंपल बफर और सैंपल प्रोटीन, ये हमने प्रिपेयर कर लिया। अब इस पूरे सोल्यूशन को हमें पोर करना है उस वेल में जो हमने स्टैकिंग जेल में बनाई थी और उसे लीव किया था कुछ मिनट के लिए ताकि वो ड्राई हो सके। अब जब जेल बन चुका है तो अब उसमें ये जो सैंपल हमने बनाया बफर के साथ ये हम लोड करेंगे वेल्स में, और एक लैडर बनाएंगे प्रोटीन मार्कर की जो साइड में हेल्प करेगी हमें बताने में कि वेल्स प्रिपेयर हो रही हैं या नहीं। अब जब लोड हो जाएगा प्रोटीन मार्कर के साथ लैडर बन जाएगी, सैंपल्स लोड हो जाएंगे, तो हम इसे रन करेंगे 30 to 40 मिनट्स के लिए 200 वोल्टेज पे। नेक्स्ट आउटसाइड जो जेल जो हमने ग्लास की प्लेट्स बनाई जिसमें स्टैकिंग और रिजॉल्विंग जेल डाला, उसके आउटसाइड भी एक रनिंग बफर प्रिपेयर होता है जिसका पीएच होता है 8.3 और इसमें प्रेजेंट होता है ट्रिस बेस, ग्लाइसिन और एसटीएस। अब हम देखेंगे कि कैसे दिखता है। तो हमने अभी तक यहाँ पे क्या देखा कि ये जो ग्लास प्लेट्स हैं अंदर, इसके बाहर भी एक ये जो सेगमेंट है इसमें पोर किया जाता है रनिंग बफर। अब हम देखेंगे कि रनिंग बफर डालने के बाद इसमें कैसे प्रोटीन सेपरेट होता है। ये हमने इस वेल के अंदर पिपेट के थ्रू पोर कर दिया है अपना सैंपल, एंड नाउ आफ्टर स्टार्टिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन्स विल सेपरेट। मीन्स स्टार्ट हो चुके हैं मूव करना और वो स्टार्ट हो चुके हैं सेपरेट होना। अब हमें करना है प्रोटीन को ट्रांसफ़र, क्योंकि अभी भी जेल पे वो विजिबल नहीं है, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कौन सा प्रोटीन है, हमें नहीं पता कि स्पेसिफिक प्रोटीन कौन सा है। प्रोटीन्स तो सेपरेट हो चुके हैं, लैडर उनका बन चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन है जो हमें चाहिए इनमें से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन को ट्रांसफ़र करते हैं एक मेम्ब्रेन पे, और वो मेम्ब्रेन होती है या तो नाइट्रोसेलुलोज की या पीवीडीएफ जो होता है पॉलीविनाइल लिडीन डाइफ्लोराइड। इस मेम्ब्रेन पे हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्रोटीन्स को ताकि एंटीबॉडी यूज़ करके एंटीबॉडी इनको डिटेक्ट कर सके और हमें इजीली ये विजिबल हो सके स्पेसिफिक प्रोटीन। तो हम क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन को, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन को जो जेल है उसके टॉप पे प्लेस करते हैं और फिल्टर पेपर अप्लाई करते हैं। एक स्टैक ऑफ फिल्टर पेपर्स हम अप्लाई करते हैं दोनों साइड, ऊपर और नीचे, और उसे प्रेस करके रखते हैं। जो इंटायर स्टैक है उसे हम बफर सोल्यूशन के अंदर रन करते हैं ताकि कैपिलरी एक्शन के द्वारा वो प्रोटीन्स ट्रांसफ़र हो जाएं उस मेम्ब्रेन के ऊपर। अब प्रोटीन सारे ट्रांसफ़र हो चुके हैं उस मेम्ब्रेन पे। अब हमारा क्या काम होगा कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी, क्योंकि इम्यूनोब्लॉटिंग है, हमें पता है इम्यूनोब्लॉटिंग मींस एंटीबॉडी का यूज़ करके ब्लॉटिंग करना। तो अब हम यूज़ करेंगे एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो उस एंटीजन, जो उस प्रोटीन को एक एज एन एंटीजन मीन्स स्टार्ट हो चुके हैं मूव करना और वो स्टार्ट हो चुके हैं सेपरेट होना। अब हमें इम्पॉर्टेंट होता है इम्यूनो डिटेक्शन। इम्यूनो डिटेक्शन मीन्स यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज़ फॉर डिटेक्शन। तो इसको हम नाम देते हैं ब्लॉकिंग का। ये प्रिवेंट करती है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन। ब्लॉकिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें प्रोटीन को ही सिर्फ एंटीबॉडी से अटैच करवाना है। अगर नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, अगर एंटीबॉडी किसी भी ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के एंटीजन को बाइंड कर गई तो वो गलत डिटेक्शन होगा प्रोटीन को और वो रिजल्ट्स को ऑल्टर कर सकता है। तो ब्लॉकिंग सोल्यूशन में हम क्या यूज़ करते हैं, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन यूज़ करते हैं 3.5% BSA जिसको बोलते हैं, या फिर इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं नॉन फैट ड्राई मिल्क। ये एक पाउडर होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं PBS के अंदर। PBS क्या होता है, फॉस्फेट बफर्ड सलाइन।
और TBS ट्रिस बफर्ड सलाइन, इन दोनों में से किसी में भी हम ड्राई मिल्क यूज़ कर सकते हैं या 3.5% बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बस प्रिपरेशन का डिफरेंस है। इन दोनों में से हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉकिंग सोल्यूशन इसे बोलते हैं। फिर लास्ट में यूज़ होता है ट्विन 20। ये एक डिटर्जेंट होता है जो ब्लॉक करता है और रिड्यूस करता है बैकग्राउंड स्टेनिंग से। मींस बैकग्राउंड में कोई स्टेन ना हो प्रोटीन, उसको हटाने के लिए ट्विन 20 यूज़ करते हैं। जब हम इस पूरे बफर में ट्विन 20 को ऐड कर देते हैं तो इसका पूरा नाम बन जाता है ट्रिस बफर्ड सलाइन ट्विन 20, TBST और PBST। तो ये हमने बना लिया ब्लॉकिंग, जो हेल्प करती है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग में एंटीबॉडी की ब्लॉटिंग पेपर से। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है इम्यूनो डिटेक्शन में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन ट्रांसफ़र कर लिया, अब हम अप्लाई करेंगे एंटीबॉडी। मींस एंटीबॉडी डिटेक्ट करवाने के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ यूज़ करेंगे हम। क्या देखा कि सैंपल हमने लिया, फिर लाइसेट से सैंपल बफर ऐड किया और उसे रन करवाया जेल पे। अब प्रोटीन सेपरेट हो चुके हैं। फिर हमने मेम्ब्रेन अप्लाई करी जेल के ऊपर और फिल्टर पेपर अप्लाई किया और फोम पैड यूज़ किया। फिर प्रोटीन ट्रांसफ़र हुआ मेम्ब्रेन पे। क्या देखा कि सैंपल हमने लिया, फिर लाइसेट से सैंपल बफर ऐड। अब लास्ट स्टेप रहता है एंटीबॉडी प्रोबिंग या एंटीबॉडी फाइंडिंग का। मींस एंटीबॉडीज़ हम ऐड ऑन करते हैं मेम्ब्रेन पे ताकि वो बाइंड कर सके स्पेसिफिक प्रोटीन पे और हेल्प कर सके डिटेक्शन में। हमने कर लिया है सैंपल प्रिपेयर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटीन ट्रांसफ़र। अब बारी आती है ब्लॉकिंग, प्रोटीन स्टेनिंग, ब्लॉकिंग, और अब बारी आती है एंटीबॉडी एडिशन की। अब इसमें क्या करते हैं, आफ्टर ट्रांसफरिंग प्रोटीन्स ऑन मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स को लाने के बाद उसे डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का यूज़ करना। ब्लॉट जो है उसको इंक्यूबेट करते हैं हम एक डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एंटीबॉडी में, जिसको ओवरनाइट रखते हैं 4 डिग्रीज़ पे। फ्रीजिंग स्टेट में हम डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एंटीबॉडी को रखते हैं। अब जो एंटीबॉडी है उसे हम डाइल्यूट करते हैं वॉश बफर में। मींस एंटीबॉडी को डाइल्यूट करना ज़रूरी है ताकि ब्लॉकिंग सोल्यूशन में, ताकि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग से बचा सकें हम। PBST या TBST में से भी एंटीबॉडी को ऐड कर सकते हैं और फिर ब्लॉट इसमें ऐड करके ओवरनाइट रखना होता है। फिर जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है वो नॉन लेबल्ड होती है, उस पर कोई लेबल नहीं होता, वो डायरेक्टली जाएगी और बाइंड करेगी टारगेट प्रोटीन पे। अब बाइंड करने के बाद और ओवरनाइट 4 डिग्री पे रखने के बाद मेम्ब्रेन को हम मल्टीपल टाइम्स वॉश करेंगे TBST में। अब TBST में वॉश करने का हमारा पर्पज़ ये रहता है कि रेजिडुअल जो प्राइमरी एंटीबॉडी है उसको हम रिमूव कर सकें। अब रिमूव करने के बाद, वॉश करने के बाद हम ऐड करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी और ये बाइंड करती है कांस्टेंट रीजन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी। मींस हमें पता है जब एंटीबॉडी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो लॉन्ग टेल रहती है ये कांस्टेंट रीजन रहता है और ये वेरिएबल रीजन रहता है। तो जो प्राइमरी एंटीबॉडी है यहाँ पे उसके कांस्टेंट रीजन पे बाइंड करती है सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी पे प्रेजेंट होता है एक लेबल। ये लेबल होता है बायोल्यूमिनेसेंट और ये हेल्प करता है, सिग्नल थ्रो करता है ताकि हम इसको डिटेक्ट कर सकें। और इस पे बाइंड कर चुका है हमारा टारगेट प्रोटीन प्राइमरी एंटीबॉडी पे। अब जो मोस्ट कॉमन सेकेंडरी एंटीबॉडी जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ होती है हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज, HRP जिसको बोलते हैं। ये हम डिटेक्ट करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है इम्यूनो डिटेक्शन का किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के। समरी हम देखें तो हमने प्रोटीन को पहले सैंपल लोड किया, फिर करंट अप्लाई किया, जेल रन किया। जेल रन करने के बाद प्रोटीन को जेल से मेम्ब्रेन पे लेके आए। मेम्ब्रेन पे लाने के बाद एंटीबॉडीज़ ऐड करी ताकि डिटेक्ट हो सकें प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। लास्ट में हम एप्लीकेशंस देखते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग काम आती है HIV के डिटेक्शन में। क्यों? क्योंकि HIV वायरस है और वायरस मींस प्रोटीन एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं उस प्रोटीन के अगेंस्ट और हम फाइंड करते हैं कि HIV मींस वायरस ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं। ये हम एलिसा की यूज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये enzyme linked immunosorbent assay, it is also a kind, means these Western blotting and ELISA, these are both similar techniques used for the same purpose. It's just that it's very specific
और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के मिक्सचर से भी प्रोटीन को फाइंड कर लेता है, तो हम ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। लाइम डिजीज़ डिटेक्शन में भी इट्स अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी। बायोमार्कर्स एनालाइज करने में भी हेल्प करता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जैसे हार्मोन्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, साइटोकाइंस हो गए। तो बेसिकली जीन एक्सप्रेशन स्टडीज़ में वेस्टर्न ब्लॉटिंग बहुत यूज़फुल रहती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अगर आपको समझ में आया तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑन अ सिंगल पेज, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स पढ़ने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।